हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मार खाने के बाद में पाक जुंजे बोल रहा होता आज तुमने जो ये वॉर स्टार्ट करी है ना, ये इतना इजीली खत्म नहीं होगी। वापस हमारी मुलाकात होगी इसी रोड पे और तुम मेरे सामने नाक रगड़ के माफी मांग रहे होगे। टोनी बोल रहा होता है तुम जो भी कुछ बोल रहे हो ना वो सारी की सारी फ्यूचर की बातें हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ कि सैमसंग ग्रुप खत्म होने वाला है। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते कि यहाँ पे किसी और ने ये बात बोली होती ना तो हम बोलते कि वो बंदा फेंक रहा है, लेकिन अगर बता टोनी ये बात बोल रहे हैं इसका मतलब ये बात सच है। सिर्फ अपने प्राइड के लिए ग्लोबल कंपनी जो कि 18th रैंक पे आती है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। जूही सोच रही होती है बॉस इतने बेवकूफ नहीं है ना कि उन्हें प्राइड के लिए ऐसा कुछ भी करने के लिए जाए। अगर बॉस यहाँ पे कुछ भी कह रहे हैं ना तो पक्का से सब कुछ प्लान होगा। देखा है तो हमारे फेटियान ग्रुप काफी आगे जाने के बावजूद भी ग्लोबली कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सैमसंग ग्रुप से टक्कर लेने का मतलब है फेटियान को ग्लोबल कंपनी बनाना। सच में बॉस का विजन तो बहुत ही बड़ा है। वही सीन चेंज होता है, हमें डार्क वेब वालों के अंडरग्राउंड लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से अलग अलग टाइप के क्रीचर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। नोरा भी वैसे एक ट्यूब के अंदर कैद होती है। वहाँ पे खड़े कुछ बंदे बोल रहे होते सच में ये वाला जो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है ना ये बहुत ही कमाल का है। अभी तक ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जो कि अभी तक जी पाया हो। इस लड़की के अंदर ना जीने की बहुत ही चाह है। अब हमें बस इसको फाइनल इंजेक्शन देना है। अगर इंजेक्शन के बाद में ये लड़की जिंदा रही ना तो हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। पता है जब मैं इसकी बॉडी को चेक करा था ना तब मेरे को इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही टेरिफाइंग पावर मिली। वो पावर जनरेट हुई थी एक ट्रू इमोशन की वजह से। इसके लाइफ के अंदर कोई तो है जिसको लेकर ना इसके अंदर बहुत ही डीप फीलिंग है और ऐसा भी कह सकते हैं कि वही फीलिंग इसको मरने नहीं दे रही। मैं इसको लेकर कॉन्फिडेंट हूँ कि आखिरी इंजेक्शन में जिंदा रहेगी और अगर ये जिंदा रह गई तो ये हमारे आज तक की सबसे पावरफुल वॉरियर बनेगी जो कि अपनी ही फीलिंग्स को हथियार बना के यूज कर सकती है। और क्योंकि इसकी फीलिंग अनब्रेकेबल है इसी वजह से इसकी पावर बिना अनब्रेकेबल होगी। तभी जो पूरा का पूरा लेबोरेटरी होता है वो हिलना स्टार्ट कर देता है। शॉक्ड होते हुए दोनों बंदे बोल रहे होते हमारे लेबोरेटरी हिलने कैसे लग गया, कहीं हमारे ऊपर अटैक तो नहीं हुआ ना। वहीं बाहर हम देखते हैं हेडक्वार्टर के ऊपर धमाके हो रहे होते हैं क्योंकि टोनी ने अपने डार्क वेब के ऊपर नोरा के बचाने के लिए बाउंड्री रखी थी। इसी वजह से काफी सारे असेसिन नोरा को बचाने के लिए आगे होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये बात तो बोलना पड़ेगा कि नोरा को बचाने के लिए ना काफी खतरा उठाना पड़ रहा है, लेकिन जो उसको बचाने के लिए प्राइज मिल रहा है ना उसके सामने ये खतरा कुछ भी नहीं। नोरा अभी इसी लेबोरेटरी में है और अगर हम उसको बचा के सेफली वापस चले गए ना तो हम लोग को $4 बिलियन मिलेगा जो कि हम अपनी जिंदगी में तो खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बोलते उन लोगों ने डार्क वेब के काफी सारे बंदों को मार दिया होता है। तभी उन दोनों साइंटिस्ट के पास में आते हुए एक सोल्जर बोल रहा होता है हम लोग के ऊपर ना अटैक हुआ है और जो हमारे अपोनेंट है ना वो बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से उन लोग को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। जल्दी वो हमारे अंडरग्राउंड लेबोरेटरी तक ही पहुंच जाएंगे तो प्लीज आप लोग पिछला रास्ते का यूज करते हुए भाग जाइए। पहला साइंटिस्ट बोल रहा होता है सारे के सारे ही कचरा है। हम लोगों ने इतने सारे लोगों को लेबोरेटरी में क्यों रख रखा है जबकि हम लोगों को डर के भागना पड़ रहा है। जबकि मिलिट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तभी तो हमारे पास में इतनी पावर होनी चाहिए थी ना कि हम लोग उनको वापस खदेड़ सके। दूसरा साइंटिस्ट बोल रहा होता है हैंग यहाँ पे ब्लेम करने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद में हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होने वाला था, इसी वजह तुम्हें इस बात की बहुत ही खुशी थी, लेकिन किसी भी चीज से इम्पोर्टेंट हमारी जान है। हमें सेफ हाउस चलना चाहिए और हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर हम लोग जिंदा बचेंगे ना तो वापस एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। हैंग बोल रहा होता है लेकिन ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन डाला था, उसके बाद में हम लोग कामयाबी मिल जाती। क्या पता अगर हम इसकी पावर को यूज कर पाए तो हम इस फाइट में जीत जाए। भागते हुए दूसरा वाला साइंटिस्ट बोल रहा होता है ये सब्जेक्ट अभी बेहोश है और भले ही हम इसको इंजेक्शन भी दे देना तो भी ये काम नहीं आने वाला। मेरी बात मानो, हैंग जिंदगी काफी इम्पोर्टेंट है, जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ। और अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इस सब्जेक्ट के साथ मारे जाओ। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वहाँ पे नोरा को छोड़ के वो सभी वहाँ से निकल गए होते हैं। सीन चेंज होता है जब नोरा अपनी आंखें खोलती है तो वो देखते है कि वो एक कार के अंदर होती है। आंखें खोलते हुए नोरा सोच रही होती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ और ये जगह कौन सी है। मेरे को तो उन लोगों ने किडनैप कर रखा था ना, मुझे किसने बचाया। तभी साइड में बैठे असिस्टेंट बोल रही होती है लड़की तुम ना बहुत ही हिम्मत वाली हो, तुमने ऐसी चीज के अंदर सर्वाइव किया है ना जहाँ पे जाने के बारे में ज्यादा लोग सोच भी नहीं सकते। कहना पड़ेगा कि तुम एक वॉरियर हो। तुम जिस ट्यूब के अंदर थी ना उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। इतने में किसी भी इंसान की बॉडी फट गई होती, लेकिन पता नहीं कब से तुम इस टेम्परेचर को सह जा रही हो। पर हाँ तुम्हारी इस मेहनत ने तुमको पेबैक करा। अगर तुमने हार मान ली तो तुम मारी गई होती, कभी भी हमारे साथ में सेफ खड़ी नहीं होती। नोरा बोलते अच्छा इसका मतलब आप लोगों ने मेरे को बचाया है और आप लोग डार्क वेब से बिलोंग नहीं करते। पर आखिर आप लोगों ने मेरे को क्यों बचाया, मैं तो आप लोगों को नहीं जानती। हम लोग जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं। तभी एक टैटू वाला बंदा बोलता असल में ना हम लोग भी असिस्टेंट है
पर तुम बोल सकती हो ना कि हम लोग अच्छे असिस्टेंट्स हैं, जो कि मारने का नहीं बल्कि बचाने का काम करते हैं। हमें मिशन मिला था तुमको बचाने के लिए, इसी वजह से हम तुम्हें बचा के चना वापस लेके जा रहे हैं जहाँ से तुम आई हो। नोरा बोल रही होती है क्या मिशन, लेकिन आखिर आपको ये मिशन दिया किसने? टैटू वाला बंदा बोल रहा होता है नेट डार्क वेब के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ना हमें एम्प्लॉयर के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर हाँ उस एम्प्लॉयर ने ना हम लोग को 10 मिलियन डार्क कॉइन्स ऑफर करे हैं, जिसकी वैल्यू डॉलर्स में 3.7 बिलियन होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि आज तक की हिस्ट्री की ना सबसे बड़ी बाउंटी है। इतना पैसा तो कभी किसी प्रेसिडेंट को मारने के लिए भी नहीं मिला जितना कि तुम्हें बचाने के लिए मिला है। जैसे ही डार्क वेब के ऊपर ये बाउंटी चढ़ी कि तुम्हें बचाना है, वैसे ही वर्ल्ड के सारे असिस्टेंट तुम्हें बचाने के लिए निकल गए। लड़की कहना पड़ेगा तुम ना बहुत ही लकी हो। जो भी तुमको यहाँ बचाना चाहता है ना वो पक्का से मल्टी बिलियनर होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। नोरा सोच रही होती है पूरी दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इंसान इसको मैं जानती हूँ जो कि मेरे को बचाने के लिए इतना पैसा दे सकता है। ये और कोई नहीं बल्कि टोनी है। मेरे को हमेशा लगा था ना कि टोनी मेरे को भूल चुका है, वो मेरे को छोड़ चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको आज ही मेरी परवाह है। उसने कभी भी मेरे ऊपर गिव अप किया ही नहीं। पर जबकि आज मैं पलट के देखती हूँ ना कि उसने मेरे लिए क्या किया और मैंने उसके लिए क्या किया, तो मेरे को खुद के ऊपर बहुत ही शर्म आती है। पूरे 3 साल तक टोनी मेरे साथ था। उसके पास में ना भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन इसके अलावा जो भी कुछ मेरे लिए कर सकता था ना उसे सब कुछ किया। पर आखिर मैंने क्या किया? मैंने कोई 1000 युआन खर्च करने वाले बॉयफ्रेंड के लिए टोनी को छोड़ दिया, और आज वो इंसान जिसको मैंने कुछ 1000 युआन के लिए छोड़ दिया था, वो मुझे बचाने के लिए 3.7 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। अगर मैं मर गई होती ना तो ये मेरे लिए बेटर होता। ये जाना क्या कि मैं कितने घटिया इंसान हूँ और मैंने कितने बढ़िया इंसान को छोड़ दिया, ये मेरे लिए ज्यादा पेनफुल है। रेड है वाले ऐसे सोच रही होती है आखिर लड़की रो क्यों रही है। अभी तक तो ये काफी नॉर्मली बिहेव कर रही थी, लेकिन अब जबकि ये बच गई तो ये रो रही है। कहीं एक्सपेरिमेंट की वजह से ये पागल तो नहीं हो गई ना। वो लोग अभी जा ही रहे होते तभी उन लोगों के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। टैटू वाला बंदा बोल रहा होता है तो बहुत ही बुरा हुआ। लगता है कि लेबोरेटरी के लोगों का जो बैकअप था ना वो आ चुका है और उन कमीनों ने हमारे ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। डाक वालों के साथ मिलिट्री भी यहाँ पे आई है। ये सभी मिलके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। रेड है वही लड़की बोल रही होती है पास ही में ना एक वीरान फैक्ट्री है। एक काम करते हम लोग फैक्ट्री चलते हैं। कुछ लोग नोरा को लेके भागेंगे और कुछ लोग बिना नोरा के, जिससे कि ये लोग कंफ्यूज हो जाए, उन लोग की पावर कम हो जाए। अगर सभी लोग साथ में रहेंगे ना तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। फिर वो सभी लोग वीरान फैक्ट्री आ गए होते हैं और असिस्टेंट्स और डाकवे वालों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही डाकवे वाले बंदे सारे असिस्टेंट्स को मार डालते हैं। डाकवे वाले बंदे बोल रहे होते सारे के सारे टारगेट्स मारे गए, लेकिन आखिर नोरा कहाँ पे है? तभी उनका लीडर बोल रहा होता है हम लोगों ने अपने टारगेट को खो दिया है। हम लोग को यहाँ पे ट्रिक किया गया ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट हो सके। इन लोगों ने ऑलरेडी नोरा को कहीं और भेज दिया है। वही हम देखते हैं रेड वाली लड़की को, जो कि नोरा को लेकर जंगल में भाग रही होती है। नोरा बोल रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सभी लोग यहाँ फंस गए। रेड वाली लड़की बोल रही होती है ये सारी बकवास है मत करो, फटाफट दौड़ो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। सभी को पता था कि ये काम करने में ना बहुत ही रिस्क होगा, पर हम लोगों ने इसी काम को इसी वजह चूज करा क्योंकि हम लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए थे। इस पूरे काम में ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो बिना किसी रिग्रेट के भागो। नोरा बोल रही होती है सिस्टर मेरे को भी ना आपकी तरह असिस्टेंट बनना है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के ऊपर बिना बर्डन बन के रहूं। तो क्या प्लीज आप मेरे को सिखा सकते हो कि असिस्टेंट कैसे बनते हैं? मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगर आप मेरे को गाइड करोगी ना तो मैं बहुत ही कमाल के असिस्टेंट बनूंगी। रेड हेयर वाली असिस्टेंट बोल रही होती है क्या तुम सीरियस हो? देखो ये काम ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत ही खतरों से भरा हुआ होता है। साथ ही वो सोच रही होती है वैसे अगर देखा है तो नोरा की जो फिजिकल कंडीशन है ना वो बहुत ही कमाल की है। इसने बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ले लिया, जो कि शायद से हमारी बॉडी भी नहीं लेती, और पक्का से एक्सपेरिमेंट की वजह से इसकी जो बॉडी है ना वो नॉर्मल लोगों से काफी एनहेंस हो गई होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत करूंगी तो ये बहुत ही कमाल की हेल्पर बन सकती है। पहले मैं इसको ट्रेन करूंगी और बचा के रखूंगी, और जब मैं इसको वापस चैनल लेके जाऊंगी ना तो पूरा का पूरा 3.7 बिलियन का रिवॉर्ड मेरे को मिल जाएगा। इस लड़की ने तो मेरे को बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी दे दी, पैसा भी कमाने की और हेल्पर भी बनने की। नोरा बोल रही होती है सिस्टर मैं बहुत ही सीरियस हूँ। तुम्हें पता है मैं आज तक लोगों के ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ बटन बन के रही हूँ। मैं अपने चाहने वालों के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई, और अब मैं और लूजर बन के नहीं रहना चाहती। मेरे को पावर चाहिए ताकि मैं अपने खास लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं और खुद को भी खतरों से बचा सकूं। मुझे अब कभी भी किसी को भी बटन नहीं बनना। नोरा सोच रही होती है टोनी मुझे ये तो पता है कि मैं तुम्हें फिर से हासिल नहीं कर पाऊंगी, और शायद से हमारा इस लाइफ में साथ में आना किस्मत में नहीं है, लेकिन अब मेरे को तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। मैं अपने तरीकों का यूज करते हुए तुम्हें दुनिया के ना हर एक खतरे से बचाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर ना कभी भी कोई भी दिक्कत आए, और अब इस चीज को लेके मैं पूरी मेहनत करने वाली हूँ। सीन चेंज होता है, हम देते सीईओ पार्क जुंजे को, जो कि ऑनलाइन टोनी के बारे में न्यूज पढ़ रहा होता है।
एक न्यूज छपा होता है, इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आयरन मैन वंडरिंग यूनिवर्स। सभी को लगा था कि ये मूवी ना एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित होगी, क्योंकि इस मूवी में मेन लीड के तौर पे एक प्रोफेशनल एक्टर काम नहीं कर रहा था, और जो मेन लीड में एक्ट्रेस भी थी ना, उनका भी नाम कुछ खास अच्छा नहीं है। इससे पहले उनको प्रोजेक्ट किए हुए ना काफी लंबा टाइम हो चुका था, और जो ये प्रोजेक्ट उन्होंने किए थे ना, वो सारे के सारे बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। उससे ही बड़ी बात तो ये थी कि इस मूवी के अंदर ना बहुत ही हैवी वीएफएक्स का यूज किया गया था। सभी को लगा था कि इस मूवी के अंदर ना हर वो फैक्टर इसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर ये मूवी कंट्री की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है। 50 मिलियन की लागत के साथ में बनी हुई टोनी स्टार्क की फर्स्ट डेब्यू मूवी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर $500 मिलियन कमा चुकी है। सारे हेटर्स का मुंह बंद हो चुका है, और अब सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क के वाहवाही के आर्टिकल छप रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने कमेंट कर रखा होता है कि हम लोग कभी कभी नाम पे नहीं बल्कि काम पे जाना चाहिए। इस मूवी के अंदर 2 चीजें बहुत ही कमाल की थी, एक टोनी स्टार्क की एक्टिंग और दूसरी टोनी स्टार्क की एक्ट्रेसेस। वहीं कुछ बंदों ने कमेंट किया होता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तो अभी तक ईहान और वुशवांग को भूल ही नहीं पा रहा। उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ कैमियो था, लेकिन वो सीन दिल में बच चुका है। मैंने सुना है कि वो लोग जल्दी ही ट्रू एक्टर शो में ना अपीयर करेंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो वो शो देखने वाला हूँ। और मैं इस बात की भी गारंटी कर सकता हूँ कि कई लोगों ने एक्टिंग को आगे चुना तो पक्का से कंट्री की ना टॉप एक्ट्रेसेस बनेंगी। वहीं टोनी के बारे में इतने कमाल के कमेंट्स को पढ़ के पाक का दिमाग खराब हो गया होता है। पाक बोल रहा होता है कि कमीना टोनी है क्या। इंटरनेट पे लोगों के जबान पे यहाँ तक कि पूरी की पूरी कंट्री में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, जो कि है टोनी स्टार्क। अगर आप वेल्दी हो तो आपको टोनी स्टार्क से कंपेयर किया जाएगा, अगर अच्छे दिखते हो तो भी उससे कंपेयर किया जाएगा। जितना मेरी कंट्री में मेरा नाम नहीं है ना, उससे 10 गुना तो इस बंदे का इस कंट्री में नाम है। तभी बटलर बोल रहा होता है, यंग मास्टर अपने टोनी स्टार्क के बारे में इन्फॉर्मेशन मंगाई थी ना, ये लीजिए उसकी इन्फॉर्मेशन। उसके बैकग्राउंड के बारे में तो पता नहीं चल पाएगा कि उसका रियल बैकग्राउंड क्या है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरे कंट्री के अंदर ना किसी को भी नहीं पता कि टोनी स्टार्क का रियल बैकग्राउंड क्या है। बस हाँ, सभी को ये पता है कि टोनी स्टार्क के पास में ना बहुत सारा पैसा है। आज से तकरीबन 1 साल पहले टोनी स्टार्क दुनिया की नजरों में आया था, और वो फेमस इसी वजह से हुआ क्योंकि उसने एक स्ट्रीमर के ऊपर ना मिलियन $1 खर्च कर दिए थे। और एक बात तो उसने एक स्ट्रीमर को $3 बिलियन की सुपर चैट करी थी। कहते हैं कि जिस भी स्ट्रीमर के स्ट्रीमिंग के ऊपर टोनी स्टार्क ने सुपर चैट कर दिया ना, वो स्ट्रीमर नेक्स्ट डे बिलियनर बन जाती है। और वो सिर्फ इसी काम के लिए फेमस नहीं है, उसने और भी बहुत सारे काम कर रखे हैं। कुछ दिनों पहले ही कंट्री के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन हुए थे, जिसमें उसने अपने कॉलेज की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, और वो हर एक कंपटीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यहाँ तक कि चेस मास्टर इचिरो भी यहाँ पे आ रखा है। वो यहाँ के सारे चेस मास्टर को हरा चुका था, लेकिन वो भी टोनी स्टार्क के हाथों हार गया। पाक जुनजे बोल रहा होता है, तुम्हारी बातें सुनकर क्यों लग रहा है कि तुम भी उसके फैन बन चुके हो। इन छोटे मोटे डिटेल के बारे में जानना कि आखिर वो कितना महान है, ये मुझे नहीं जानना। मेरे को मेन पॉइंट जानना है कि आखिर उस बंदे के पास में कितना पावर है। और तुम्हें पता है ट्रेंड का मतलब पैसा होना नहीं होता। बटलर बोल रहा होता है, हाँ बॉस, मैं आपको बताने ही वाला था, वो कोई गरीब इंसान नहीं है। टोनी स्टार्क मेनली एक बिजनेसमैन ही है, और उसके अंडर में अलग अलग तरीके के ना बहुत सारी कंपनीज है। कुछ कंपनीज का नाम तो बहुत ही बड़ा है, और जो भी कंपनी सामने है ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी नेटवर्थ को मिला दिया जाए तो कम से कम 600 बिलियन युआन होते हैं। और ये सारा का सारा पैसा उसने खुद से सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के अंदर ही कमाया है। शॉक्ड होते हुए पाक जुनजे बोल रहा होता है, क्या उसके पास में इतना सारा पैसा है। बटलर बोल रहा होते हैं, हाँ बॉस, उसके पास में इतना सारा पैसा है, और उसके बिजनेस को लेके बिना मैंने डाटा कलेक्ट किया है। इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर ही खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि उसने फिल्म सिटी के अंदर कदम रखा था, और उसकी बनाई हुई पहली मूवी ना 3 दिन के अंदर ग्लोबल हिट साबित हो गई। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसने पहली बार ऐसा मेकल करके दिखाया है। बाकियों के लिए जो मेकल होता है ना, वो टोनी स्टार्क के लिए रोज की बात है। मेरा तो मानना है कि वो इनडायरेक्टली भी ना काफी सारी कंपनी के साथ में इन्वॉल्व होगा। वो इस कंट्री के हर एक सेक्टर तक पहुंच चुका है। सच कहूँ तो मैंने इतना बड़ा जीनियस ना आज तक कभी भी नहीं देखा। वो सच में एक ट्रू बिजनेस गॉड है। चिढ़ते हुए पाक जुनजे बोल रहा होता है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, उसके पास में 600 बिलियन युआन की नेटवर्थ है ना, इसे अलग की तो नहीं है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो इतनी पावर के साथ में ना सैमसंग ग्रुप को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसको भी खत्म कराना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला, पर अपने ग्रुप का यूज करते हुए ना मैं इस कमीने को बहुत ही कमाल का सबक सिखाऊंगा। क्योंकि वो इंसान जो कि सिर्फ 1 साल में अमीर हुआ है, वो खानदानी अमीर को टक्कर नहीं दे सकता। जो कनेक्शंस मेरे और मेरी फैमिली के पास में है, वो उसके पास में कभी भी नहीं आएंगे। मैं उसे दिखाऊंगा कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि कनेक्शंस भी कुछ होते हैं। बटलर बोल रहा होता है, वैसे यंग मास्टर, मेरे को ना कनेक्शन से एक बहुत ही अच्छी चीज याद आई। आज रात को 7:30 बजे ना आपको किन फैमिली के ओल्ड मास्टर के बर्थडे पार्टी में जाना है। जिनकी पार्टी में आप जा रहे हो ना, वो संघाई के टॉप 4 फैमिली में से एक है, और वो बंदा किन फैमिली का पैट्रियार्क भी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आज सिटी के जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, वो सारे के सारे उस बर्थडे पार्टी में आएंगे। हमारे पास में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइनीज मार्केट में घुस जाए। जुनजे बोल रहा होते हैं, हाँ मेरे को इन्विटेशन के बारे में याद था, क्योंकि जो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं ना, मैं उनको नहीं भूलता।
मेरे को ही पता है कि किन फैमिली की ग्रैंड डॉटर और ई फैमिली की ग्रैंड डॉटर दोनों वहाँ पे होंगी और ये दोनों ही मेरा मेन टारगेट है। अगर मैंने कैसे भी करके इन दोनों को फंसा लिया तो मैं टोनी स्टार्क के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता हूँ। ये दोनों ही यहाँ की दो बड़ी फैमिली की वारिस है और इनका साथ आने का मतलब है टोनी स्टार्क के लिए दिक्कतों का बढ़ना। इन्वेस्टिगेट करो कि ओल्ड मास्टर किन को क्या पसंद है। प्राइस की ना बिल्कुल भी टेंशन मत करना, उनको जो भी पसंद हो वो गिफ्ट खरीद दो। अगर इस पार्टी में सारे के सारे पॉपुलर लोग आ रहे हैं ना, इसका मतलब टोनी स्टार्क भी आएगा और ये मेरे पास में परफेक्ट मौका होगा उसे बदल लेने का और ये दिखाने आगे आखिर सैमसंग ग्रुप क्या चीज है। बटलर बोल रहा होता है, हाँ यंग मास्टर मैं समझ गया। पार्टी में जाने से पहले ना आपके सामने गिफ्ट का एक ढेर तैयार रहेगा। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।